चलो, एक होमवर्क दिया था, प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, ये होमवर्क दिया था ना। चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं। मेंबर से अगर हमें डिपॉजिट लेना तो क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। सेम रिक्वायरमेंट, पासिंग ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन सेम। एक सर्कुलर बनाना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर्कुलर बनाएंगे जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन लिखी होगी, अब तक कितने डिपॉजिट ले चुके हैं, और अगर डिपॉजिटर की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया हुआ है तो उस डिफॉल्ट के बारे में लिखा होगा। और जब उस डिफॉल्ट को जब तक हम करेक्ट नहीं करेंगे, और करेक्ट करने के बाद भी 5 साल तक आप नए डिपॉजिट नहीं दे सकते, ये बात लिखी होनी चाहिए। और ये डिक्लेरेशन कौन देगा? कंपनी का ऑडिटर। और एक सिबिल स्कोर, तो यही सेम प्रोविजन यहां आ जाएंगे। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इश्यू सर्कुलर टू इट्स मेंबर्स को सर्कुलर इश्यू करना पड़ेगा, जिसमें क्या चीज होगी? शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड, टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं, और एक की हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ। ये सर्कुलर किसको भेजा जाएगा? सभी मेंबर्स को। मेंबर्स को क्यों, बाहर वाले बंदों को क्यों नहीं? मेंबर्स से डिपॉजिट ले रहे हो तो मेंबर्स को ही जाएगा, ठीक बात है ना। फॉर्म नंबर वगैरह याद नहीं करना आपको। सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ऑडिटर का, किस चीज का? नो डिफॉल्ट सर्टिफिकेट, नो डिफॉल्ट सर्टिफिकेट। और अगर कोई डिफॉल्ट हुआ भी था तो 5 साल हो चुके हैं। इन एडिशन टू सर्टिफिकेट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये सर्टिफिकेट कौन देगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर देगा, स्टेटिंग दैट, इसमें क्या लिखा होगा? कंपनी हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, हमने इसकी पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ। और अगर कोई डिफॉल्ट किया हुआ था, कमिटेड ऑफ डिफॉल्ट, तो वो डिफॉल्ट करेक्ट किए हुए कितने साल हो चुके हैं? 5 ईयर हैज लैप्स्ड सिंस द डेट ऑफ मेकिंग गुड द डिफॉल्ट। मेकिंग गुड द डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट ठीक कर दिया गया है, ठीक बात है। ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सर्कुलर को कौन ऑथोराइज करेगा? बताओ, कंपनी की तरफ से प्रोस्पेक्टस कौन इश्यू करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये भी कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शैल बी इश्यूड बाय अथॉरिटी एंड इन द नेम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वैलिडिटी, ये भी सेम इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, कि एक सर्कुलर कितने दिन तक वैलिड रहता है? जिस दिन आपने सर्कुलर इश्यू किया उस फाइनेंशियल ईयर के 6 मंथ तक, फाइनेंशियल ईयर के एंड के 6 मंथ तक, और डेट ऑफ एजीएम विच एवर इज अर्लियर। लॉजिक मैंने बता दिया था 6 मंथ क्यों दिया था। ये जो सर्कुलर है या ये एडवर्टीजमेंट है, ये वैलिड रहेगी टिल दी अर्लीस्ट, अर्लीस्ट मतलब विच एवर इज अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट, 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, या फिर एजीएम, डेट ऑफ एजीएम। और अगर एजीएम नहीं हुई है तो लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड बी हेल्ड, ठीक है। फ्रेश सर्कुलर इश्यू करना पड़ेगा हर बार, जब भी आप डिपॉजिट लोगे हर बार क्या इश्यू करना पड़ेगा? फ्रेश डिपॉजिट फॉर इनवाइटिंग डिपॉजिट ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर। एक साल में कितनी बार भी लोगे तो हर बार बिल्कुल, एक साल में जितनी बार भी, मान लो 4 बार डिपॉजिट लिया तो 4 बार सर्कुलर जाएगा। प्रोस्पेक्टस की तरह नहीं होना। नहीं, प्रोस्पेक्टस की तरह नहीं हुआ, तभी तो इसका चैप्टर अलग है। सर्कुलर की कॉपी किसको जाएगी? आरओसी को। फाइल अ कॉपी ऑफ सर्कुलर विद आरओसी विद इन 30 डेज बिफोर द इश्यू ऑफ सर्कुलर। सर्कुलर इश्यू करने के 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब पहले 30 दिन से पहले आपको इसकी कॉपी किसको फाइल करनी है? आरओसी को। रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। कम से कम कितने परसेंट का बनाना है? एटलीस्ट 20%। 20% किसका? जो डिपॉजिट एक अगले साल के अंदर अंदर आपको क्या करना है? रीपे करना है। मतलब आज 1 अप्रैल को मुझे खड़े होकर देखना है कि अगले साल 31 मार्च तक मुझे कितने डिपॉजिट रीपे करने हैं। तो आज मेरे डिपॉजिट है 100 करोड़ के, अगले साल 31 मार्च तक ये रह जाएंगे 60 करोड़ के, मतलब 40 करोड़ मुझे क्या करने हैं? इस साल रीपे करने हैं। तो उसका 20% कम से कम ऑफ द डिपॉजिट्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। फॉलोइंग मतलब कमिंग। तो आज मैं देख रहा हूं 1 अप्रैल को, तो ये फाइनेंशियल ईयर जो आ रहा है मेरे सामने, उसके जो डिपॉजिट्स है उसका 20% आपको क्या करना है? शेड्यूल्ड बैंक में रखना है। सिमिलर टू डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, बट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितने का रखना बनाना होता है? 10% का, और ये कितना बनाना है? 20% का बनाना है, ठीक है। और फिर उसे इन्वेस्ट करना है अप टू 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर, ठीक है। कहां पर? शेड्यूल्ड बैंक में डालना है आपको। every company referred to in subsection 2 73 and every eligible company or on before 30th April deposit the sum as specified in clause C, ये वाली अमाउंट 20%।
ये आपको क्या कहाँ सबमिट करनी है? विद शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। और ये अमाउंट यूज नहीं करनी है किसी और पर्पज के लिए, सिर्फ किस लिए यूज किया जाता है? डिपॉजिट की पेमेंट के लिए, ठीक है। एंड शेल नॉट बी यूटिलाइज फॉर एनी पर्पज अदर देन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। ये सारी चीजें नोट्स में हो चुकी, ओके। प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी, अगर डिपॉजिट्स पे ना कर पाई कंपनी 20% को प्रोपोर्शनेटली देगी। हाँ प्रोपोर्शनेटली देगी, क्योंकि अनसिक्योर हुआ है ना, प्रोपोर्शनेट आएगा, इसमें फीफो तो जाएगा ही नहीं। प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी कब करना है? इफ सिक्योर्ड, अगर कंपनी ने सिक्योर्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे हैं तो। डिपॉजिट दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। जो सिक्योर्ड डिपॉजिट होते हैं इस पे इंटरेस्ट रेट कम होता है, जो अनसिक्योर्ड डिपॉजिट होते हैं उस पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा ऑफर किया जाता है। कंपनी में प्रोवाइड सिक्योरिटी, में वर्ड लिखा हुआ है ना, क्यों? क्योंकि डिपॉजिट अनसिक्योर्ड भी तो हो सकता है। और अगर कंपनी ने डिपॉजिट जो है वो सिक्योर्ड ले रखे हैं तो कंपनी को एसेट की सिक्योरिटी के ऊपर चार्ज भी क्रिएट करना पड़ेगा सेक्शन 77 में। इफ सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड कंपनी शैल टेक स्टेप्स फॉर द क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, सेक्शन 77 चार्जेस चैप्टर जो किया था, ठीक है। प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन है कुछ प्रोविजन से, इंपॉर्टेंट। क्लोज ए टू सी एंड डी, क्लोज ए टू सी किसका है? सर्कुलर का, ठीक है। सर्कुलर किसके पास फाइल सर्कुलर बनाना है, इसकी एक कॉपी आरओसी को फाइल करनी है, सर्कुलर की वैलिडिटी, ठीक है, और एक क्रिएशन ऑफ डीआरआर, सर्कुलर एंड डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व, डिपॉजिट्स रीपेमेंट रिजर्व। ये जो प्रोविजंस हैं ये प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। प्राइवेट कंपनी, ध्यान रखना कंडीशन क्या क्या है। नंबर 1, विच एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स मेंबर मनी नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आपने अपनी नेटवर्थ तक डिपॉजिट ले रखा, आप एक प्राइवेट कंपनी हो और आपने नेटवर्थ तक डिपॉजिट ले रखा है, तो आपको सर्कुलर और डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व वाली कंडीशंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन, या फिर मैं एक प्राइवेट कंपनी हूं जो क्या है? स्टार्टअप कंपनी है और मुझे बने हुए 5 साल ही हुए हैं इनकॉर्पोरेशन के, तो इनकॉर्पोरेशन के पहले 5 साल तक आपको सर्कुलर बनाना, इसकी फाइलिंग करना, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व रखना, ये जरूरत नहीं है। तीसरी कंडीशन जो है ना, ये थोड़ी टिपिकल सी होती है जो बच्चों को याद नहीं होती। तीसरी कंडीशन, प्राइवेट कंपनी विच फुलफिल ऑल द फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1, आप किसी की एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं होने चाहिए। मैं किसी की एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं हूं, होल्डिंग हो सकती हूं बट मैं किसी की एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं हूं। मेरी जो टोटल बोरोइंग है, बोरोइंग ऑफ द कंपनी फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब दूसरी कंपनी से, इज लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर एंड ये इसी के साथ है, सी के साथ ही है, एंड सच कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ सच बोरोइंग्स। हमने इन बोरोइंग की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है, ठीक बात है ना। तो ये याद करने वाला इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर और डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व की जो कंडीशंस है नीड नॉट टू बी अप्लाइड, नीड नॉट टू बी फॉलोड। अगर आपकी कंपनी बाय प्राइवेट कंपनी जिसकी बोरोइंग अप टू, जिसके डिपॉजिट, ठीक है, जिसके जो डिपॉजिट्स है नॉट मोर देन 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। या फिर आप एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी हो, और आपको इनकॉर्पोरेट हुए अभी कितना साल हुआ है? 5 इयर्स हुआ है। तो इनकॉर्पोरेशन के 5 इयर्स तक आपको ये कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। या तीसरी कंडीशन क्या है?
मैं एक ऐसी प्राइवेट कंपनी हूं जो किसी और कंपनी की एसोसिएटेड नहीं हूं, ना मैं किसी और कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हूं। ठीक है, पहली कंडीशन। एंड मेरी जो बोरोइंग्स है, ऑलरेडी जो बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्लियर है, कंपनी, अदर कंपनी, एलएलपी एटसेट्रा, इनसे जो बोरिंग ले रखी है वो क्या है, कम है। बोरिंग जो है वो कम है या अप टू है, लेस देन है, लेस देन लिख लो, लेस देन 2 टाइम्स ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। डिपॉजिट 100% से ज़्यादा नहीं ले सकते। ले सकते हैं, एसआर पास करो, डिपॉजिट ले लो, वो निकालो प्रोविजन, उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक प्राइवेट कंपनी में मेंबर से नॉर्मली कितना डिपॉजिट ले सकती है, 100% पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। इससे ज्यादा लेना है तो एसआर पास करना पड़ेगा। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट रीपे करने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट, ऑब्वियस सी बात है। अगर कंपनी ने डिपॉजिट रीपे नहीं किए तो अपील कहां फाइल कर सकते हैं, एनसीएलटी के पास, मतलब डिपॉजिटर कहां चले जाएंगे, एनसीएलटी के पास, कि एक हमारे पैसे पे नहीं कर रहे हैं। सेम पॉइंट है। यूजिंग द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व, जो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व की अमाउंट है, जो 20% आपने मेंटेन कर रखा है, उसको सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिटर की पेमेंट के लिए यूज करना है और किसी पर्पज के लिए यूज नहीं करना है। सेम पॉइंट। टेन्योर कितना होना चाहिए, सेम पॉइंट, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ। 6 मंथ से नीचे भी हो सकता है, बट मिनिमम कितना, 3 मंथ। अगर डिपॉजिट 10% से ज्यादा नहीं ले रहे हो तो 10% किसका, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। सेम पॉइंट है, ये एक्सेप्शन इसी की 3 मंथ वाली। सेम पॉइंट जो पब्लिक वाला कल पढ़ा था, सेम पॉइंट है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर कितना ले सकते हो बताओ, ये यहां पर क्या लिखा हुआ, अ कंपनी परमिटेड टू एक्सेप्ट एंड रिन्यू एनी डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर इंक्लूडिंग सच अदर डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, मैक्सिमम कितना, 35% ऑफ एग्रीगेट ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। बट ये किसके लिए, ये प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है, अदर देन प्राइवेट कंपनी, अदर देन प्राइवेट कंपनी, तो इसमें सारी आ गई। प्राइवेट कंपनी तो अपने कितने ले सकती है बताओ, 100%। ठीक है, 100% से ज्यादा भी लेना चाहो तो ले सकते हो, बट क्या पास करना पड़ेगा, एसआर। हालांकि इसकी एक्सेप्शन क्या है, स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी। आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का नाम सुना है, टैक्स में पढ़ा होगा, तो ये वो कंपनी होती है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली कंपनी को फाइनेंस करती है। आईएफएससी कंपनी जो होती है वो क्या होती है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बनी हुई कंपनी है ना, उनको फाइनेंस करने का काम होता है इनका स्पेसिफिकली। तो जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली कंपनी स्पेशल होती है, ये पब्लिक कंपनी भी क्या होती है, स्पेशल होती है। ठीक है, ओके। एंड अ प्राइवेट कंपनी, अब देखो ये वाली लाइन आपको बड़ी बड़ी लगेगी, एक प्राइवेट कंपनी है वो भी अपने डिपॉजिट कर सकते हैं मेंबर्स एक्सेप्ट नॉट एक्सीडिंग 100% एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में आपको ये सारी डिटेल कहां फाइल करनी है, रजिस्टर में। आपको एक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ेगा। मैक्सिमम लिमिट जो आपने ऊपर पढ़ी, ये अप्लाई नहीं होती ऑन दी फॉलोइंग कंपनी। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो, स्टार्टअप कंपनी हो फॉर 10 ईयर्स, अब आपको लगेगा यहां पर अभी 5 ईयर्स नहीं था। अगर सर्कुलर की रिक्वायरमेंट की बात करूं और डिपॉजिट रिपोमेंट रिजर्व मेंटेन करने की बात करूं तो 5 ईयर्स है। लिमिट कब तक अप्लाई नहीं होगी, 10 ईयर्स तक। स्टार्टअप कंपनी हो 10 ईयर्स तक अप्लाई नहीं होगी। प्राइवेट कंपनी जो इन कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल कर दे, आप किसी की एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं हो, आपकी जो बोरोइंग्स है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बॉडी कॉर्पोरेट से, वो आपकी पेड अप कैपिटल की 2 गुना से कम है या 50 करोड़ विच एवर इज लेस से कम है, और आपने ऑलरेडी किसी की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ। सेम पॉइंट है, ये कहां पढ़ा हमने अभी, सेम एज रेड इन एग्जम्पशन फॉर प्राइवेट कंपनी। बिल्कुल, बट देगा कौन, आप खुद सोचो ना। ये तो कह देंगे हमारी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 10 करोड़, हमें 100 करोड़ का डिपॉजिट दे दो, कौन देगा। ठीक है, एग्जम्पशन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी, सॉरी फॉर प्राइवेट कंपनी फ्रॉम
सर्कुलर एंड डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। बस ध्यान रखना वहां पर 5 ईयर्स है और यहां पर कितना है 10 ईयर्स है, कंफ्यूज मत हो जाना। बच्चे बहुत बार फोन करते हैं कि सर 5 ईयर लेना है 10 ईयर लेना है, तो मैंने कहा सर्कुलर फाइल ना करने की रिक्वायरमेंट की एग्जामिशन चाहिए, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व मेंटेन करने की एग्जामिशन चाहिए, तो 5 ईयर है वहां पर। और अगर मेरे को लिमिट से ज्यादा बोरिंग करनी है तो 10 ईयर्स है। एक भी कंडीशन नहीं होगी फिर तो हाँ ये तीनों यहां पर, ये तीनों, हाँ नहीं नहीं ये सेकंड में से तीनों सेकंड में तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ऊपर वाली कोई भी एक। अगर मैं एक प्राइवेट कंपनी हूं तो स्टार्टअप कंपनी है, तो मैं अपने इनकॉर्पोरेशन के 10 साल के अंदर अंदर लिमिट से ज्यादा भी बोरिंग ले सकता हूं। मेरे को ये 3 कंडीशन फॉलो नहीं करनी नीचे। ये नीचे वाली 3 कंडीशन किसके लिए है? एक प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप नहीं है या जिसको स्टार्टअप बने हुए 10 साल से ज्यादा हो गए, और फिर भी तुम्हें एग्जामिशन चाहिए, तो फिर ये 3 कंडीशन में तीनों फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, सर्कुलर में वो चालू। हाँ। अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिटर ट्रस्टी ये हो चुका। सीलिंग वाला भी सेम है, मैक्सिमम इंटरेस्ट या ब्रोकरेज कितनी देनी है, जो एनबीएफसी के केस में अप्लाई होती है। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेकिंग डिपॉजिट, जो कंपनी के पास डिपॉजिट डालना चाहता है वो कंपनी के पास क्या करेगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा। और जिस दिन कंपनी के पास, ये जॉइंट नेम में कर सकते हैं डिपॉजिट, हाँ कर सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 3, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर के केस में जॉइंट होल्डर मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, और डिपॉजिट के केस में जॉइंट होल्डर मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। ठीक है, ओके। नॉमिनेशन देना चाहो तो दे सकते हो। नॉमिनेशन का मतलब क्या है, कल को अगर मैं मर गया तो ये पैसा किसको देना है। नॉमिनेशन देना कंपलसरी नहीं होता। अगर आपने नॉमिनेशन नहीं दे रखा तो आपके लीगल ईयर को जाएगा, और नॉमिनेशन अगर आपने दे रखा तो हमें ढूंढना ही नहीं आपका लीगल ईयर कौन है। जिसका नाम दे रखा है नॉमिनी में, हम उसके खाते में डाल देंगे पैसा। जिस दिन चेक कैश हो गया डिपॉजिट का, उसके 21 दिन के अंदर अंदर आपको क्या इश्यू करनी है, विद इन 21 डेज। सेम पॉइंट है, आपको कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश डिपॉजिट रिसीट। जैसे शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं वैसे आपको डिपॉजिट रिसीट इश्यू करनी पड़ेगी। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। एक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटर मेंटेन करना पड़ेगा। प्री मैच्योर पेमेंट में -1% की पेनल्टी लगेगी, और कम से कम 6 महीने के बाद आना है, याद है, सेम प्रोविजन। रिटर्न फाइल करनी है डिपॉजिट की विद आरओसी अप टू 30th जून एवरी ईयर। ये लाइन भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बाद डिपॉजिट के टर्म में कोई ऐसा चेंज नहीं कर सकते जिससे डिपॉजिटर का नुकसान होता हो। फायदा होता है तो कर लो चेंज। जैसे आप इंटरेस्ट घटा नहीं सकते, इंटरेस्ट बढ़ा सकते हो। ये ऑलमोस्ट पॉइंट किसके वाले थे, नॉन मेंबर वाले, इसलिए पहले मैंने नॉन मेंबर वाले करवाए ताकि हमें दिक्कत ना हो। डिस्क्लोजर आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर कंपनी ने टाइम पे डिपॉजिट की पेमेंट नहीं करी 18% पर एनम का क्या लगेगा, पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। पनिशमेंट आपको याद नहीं करनी। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, ऑलमोस्ट प्रोविजंस आर सेम विद प्रोविजंस related to acceptance of deposit by eligible company from non members। तो मेंबर्स वाले पढ़ लोगे तो नॉन मेंबर्स वाले याद हो जाएंगे, नॉन मेंबर वाले पढ़ लोगे तो मेंबर्स वाले याद हो जाएंगे। फॉर्म याद रखना है, वो मर्जी याद रखो है ना। बस फॉर्म नंबर अभी याद करने भी नहीं आते उस पर। तो ये सारा हो गया पॉइंट अपना। अब अपना रह गया फर्स्ट पार्ट, जो सबसे ज्यादा बच्चों को टिपिकल लगता है। आ जाओ डेफिनेशन वाले में आ जाओ। नोट्स में भी आ जाओ साथ में। डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट, any receipt of money by company by way of deposit, loan or in any manner is called deposit। ठीक है, तो अब किसी ने पूछा सर एक बात बताओ, अगर मैंने बैंक लोन ले रखा है तो ये भी डिपॉजिट हो गया। क्यों, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एनी रिसीट ऑफ मनी बाय कंपनी बाय वे ऑफ लोन।
तो अगर मैंने बैंक लोन ले रखा है तो ये भी तो डिपॉजिट हो गया। अब यहां पर मैं ये सारे पॉइंट जो हम पढ़ेंगे ना, ये 3 पेज की लिस्ट जो है, उनको ध्यान में रखते हुए एक चीज ध्यान रखनी है कि डिपॉजिट मैक्सिमम कितने टाइम के लिए हो सकता है? 36 महीने, मतलब 3 साल। क्या लोन मैक्सिमम 3 साल का हो सकता है? या ज्यादा का भी हो सकता है, 5 के लिए भी हो सकता है, 10 के लिए भी हो सकता है। तो बैंक लोन को मैं डिपॉजिट की डेफिनेशन में डाल दूंगा तो 3 साल बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? रीपे करना पड़ जाएगा। ये तो दिक्कत हो गई। तो बैंक लोन वगैरह कभी भी इसमें नहीं आते। कंपनी क्या 36 महीनों से ऊपर ही रखती है अभी? बिल्कुल, वो नहीं जरूरी थोड़ी है, हो सकता है लोन 1 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो। ठीक है। इंटर कॉर्पोरेट लोन, इंटर कॉर्पोरेट लोन, इंटर कॉर्पोरेट लोन ये क्या होता है? इंटर कॉर्पोरेट लोन, एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है। इसके ऊपर सेक्शन 185 और 186 के प्रोविजन लगते हैं। बट बात वही, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है तो क्या मैक्सिमम 3 साल के लिए देती होगी? इससे ज्यादा भी देती है। गवर्नमेंट लोन, गवर्नमेंट से हमें क्या मिलता है? लोन मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट भी लोन देती है ना। तो क्या गवर्नमेंट का लोन 36 महीने का मैक्सिमम होता होगा? 10 साल 20 साल के लिए भी हो सकता है। फॉरेन गवर्नमेंट का लोन, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक, इनसे भी लोन आते हैं एटसेट्रा। हाँ, तो क्या ये डिपॉजिट की डेफिनेशन में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वही बात, 3 साल से ज्यादा हो सकता है। सर मैंने एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट की हुई है। हाँ, एप्लीकेशन मनी जिसके ऊपर अलॉटमेंट पेंडिंग है, पेंडिंग अलॉटमेंट, अभी तक अलॉटमेंट करी नहीं। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये 2 बातें होंगी, बाद में अलॉटमेंट हो जाएगी या नहीं होगी? अगर अलॉटमेंट हो गई तो ये अमाउंट कहां जाएगी? ये तो जाएगी शेयर कैपिटल में। अब बताओ, शेयर कैपिटल 36 महीने बाद वापस करनी होती है क्या? शेयर कैपिटल कभी वापस थोड़ी होती है सर। तो शेयर कैपिटल कभी भी डिपॉजिट नहीं होती। अच्छा, अलॉटमेंट नहीं होती तो सर हमें विद इन 15 डेज, विद इन नेक्स्ट 15 डेज पैसा क्या करना होता है? रिफंड करना होता है। रिफंड, 2 बातें, आपने रिफंड कर दिया, नहीं किया। रिफंड कर दिया है, ओके है सर, कैश पैसा वापस कर दिया। जब पैसा वापस ही कर दिया तो काहे का डिपॉजिट? सर अभी तक तो नहीं किया, तो बेटा ये डिपॉजिट की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब ये डिपॉजिट है, और चैप्टर 5 के सेक्शन 73 से लेकर सेक्शन 76 तक के प्रोविजन अब आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? सेम ऐसे डिबेंचर, हमारी कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए। सर कंपनी फंड करने मतलब डिपॉजिट लेने से पहले सर फंड रखी होती है, इसमें पहले ही पैसा आ गया। डिफॉल्ट के पैसे लगेंगे ना, फिर अब डिफॉल्ट की पेनल्टी लगेगी। डिबेंचर्स, कंपनी डिबेंचर इश्यू किया। डिबेंचर किस में आता है? सेक्शन 71 में आता है बेटा, चैप्टर 4 के प्रोविजन में। डिबेंचर 10 साल के लिए होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो तो 30 साल के लिए होता है। तो भाई ये डिपॉजिट डेफिनेशन में थोड़ी आ जाएगा। पॉइंट, डिबेंचर कितने साल के होते हैं बताओ? सॉरी, डिबेंचर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक कन्वर्टेबल और एक नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल और एक नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एनसीडी। अकाउंट्स में बहुत बार सुना होगा ये एनसीडी। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? एनसीडी। बहुत ही कॉमन है, कन्वर्टेबल डिबेंचर रेयर होते हैं। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कंपनी ने इश्यू कर रखे हैं। ओके, 2 तरह के होते हैं ये, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अच्छा, अनसिक्योर्ड पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है या सिक्योर्ड पे? अनसिक्योर्ड पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। तो अगर कंपनी डिबेंचर क्या लिए? अनसिक्योर्ड, तो ओके है। कंपनी डिबेंचर ले रखे हैं सिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड का मतलब क्या हुआ? कंपनी की एसेट के ऊपर उसको सिक्योरिटी दे रखी है। ठीक बात है। अब यहां पर ट्विस्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है डिबेंचर्स की वो है सपोज करो 100 करोड़, और जो वैल्यू है सिक्योरिटी की, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी वो है 80 करोड़। अरे यार ये तो गलत गड़बड़ हो गई। कंपनी ने कहा कि काम करो, हम सिक्योर डिबेंचर इश्यू कर देते हैं और बदले में एसेट जो देंगे वो कम वैल्यू की दे देंगे, ताकि इंटरेस्ट क्या देना पड़े? कम देना पड़े, क्योंकि सिक्योर डिबेंचर है ना। कहता भाई साहब जब भी इस सिचुएशन में आ गए ना, तो यहां पर 20 करोड़ क्या मानने जाएंगे? डिपॉजिट मान लिए जाएंगे।
जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है, ये 20 करोड़ क्या हुआ, अनसिक्योर्ड पोर्शन है। तो जब तक आप इसको फर्दर सिक्योरिटी नहीं दोगे, एडिशनल सिक्योरिटी नहीं दोगे, इसको क्या ट्रीट किया जाएगा, डिपॉजिट की तरह, यानी कि इंटरेस्ट लगेगा, फालतू लगेगा। अब ठीक बात है ना? ओके सर, मैंने किसी कस्टमर से एडवांस उठा रखा है। कस्टमर से एडवांस उठा रखा है मतलब एक कस्टमर आया, उसने मुझे बल्क ऑर्डर प्लेस कर दिया। कस्टमर आया, उसने मुझे बल्क ऑर्डर प्लेस कर दिया कि सर मुझे 10 करोड़ का माल चाहिए। मैं कहता हूं 3 महीने बाद दे दूंगा। उसने कहा ठीक है, मैं 3 महीने बाद आ जाऊंगा। मैं कहता हूं बात सुन, कुछ पेमेंट एडवांस कर जा, 20%, 30%, 50%। क्यों भाई? दो बातें। नंबर 1, इतना सारा सामान बनाऊंगा, उसमें मेरी कॉस्टिंग तो लगेगी, तो मेरे पास भी तो पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा पैसा एडवांस दे जा, मेरी हेल्प हो जाएगी। दूसरा क्या है, कल को अगर तूने मना कर दिया मैं तो माल नहीं उठाता, फिर समझ में आ गई बात? तो कस्टमर से एडवांस लेना ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस का पार्ट है। नॉर्मली ये जो एडवांस है ये एडजस्ट हो जाता है, टू बी एडजस्टेड, टू बी एडजस्टेड विद इन 365 डेज, यानी कि 1 ईयर मैक्सिमम। इतने दिन में एडजस्ट हो जाना चाहिए। दो बातें, क्या ये इतने दिन में एडजस्ट हो गया है? हाँ, ओके, इसका मतलब ये जेन्युइनली एडवांस था। सर ये एडजस्ट नहीं हुआ, तो बेटा ये क्या मान लिया जाएगा? अब ये डिपॉजिट की डेफिनेशन में आ जाएगा। क्या फद्दू बना रहे हो तुम? डिपॉजिट के प्रोविजंस ना लगे इसलिए तुमने लोगों से पैसा क्या ले लिया, डिपॉजिट के तौर पे ले लिया, और बोल दिया ये हमारे कस्टमर है, इन्होंने हमें क्या दिया, एडवांस दे रखा है। तो एडवांस दे रखा तो 1 साल में एडजस्ट हो जाता होगा। 1 साल में एडजस्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये डिपॉजिट है बेटा, और उस पर डिपॉजिट के प्रोविजन लग जाएंगे। हालांकि इसकी एक एक्सेप्शन है। सर एडवांस ले रखा है कस्टमर से और 1 साल से ज्यादा हो गया है और एडजस्ट नहीं हुआ, कहता है बेटा डिपॉजिट है। कहता है सर सुन तो लो, लीगल सूट चल रहा है, कस्टमर माल नहीं उठा रहा, वो कह रहा मैं माल नहीं उठाऊंगा या माल की क्वालिटी ओके नहीं है, वो पेमेंट माल उठाने नहीं आ रहा और हम माल दे नहीं पा रहे। ठीक है, तो उसने हमारे पर केस डाल रखा है कि मेरे पैसे रिफंड करो, तो लीगल सूट चल रहा है। तो अब इस लीगल सूट का मान लो मैंने इसको डिपॉजिट मान लिया और लीगल सूट उसके फेवर में चला गया और मेरे को रिफंड करना पड़ेगा, फिर तो ये डिपॉजिट की डेफिनेशन में कब तक नहीं आएगा? जब तक ये लीगल सूट चलता रहेगा। फाइनल तो होने दो, उसको पिक्चर तो क्लियर होने दो। कस्टमर छोड़ जाते हैं, पैसे ही छोड़ दिया कस्टमर, तो फिर तो जेन्युइन एडवांस हो गया ना, एडजस्ट हो गया। वो फिर मतलब forfeit हो गया। बिल्कुल, पॉइंट समझ में आ रहा है? सेम ऐसे ही ऐसे कई लाइन आएगी, इसमें प्रोविजन कई है जो बुक में से पढ़ाऊंगा मैं आपको। इंप्लॉई से एडवांस ले रखा है, आप कहीं पर जॉब करने गए, इंप्लॉई से सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रखा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रखा है। समझिए पहले, ये इंप्लॉई से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने का क्या कल्चर है। आप सीए बन गए, कंपनी ने आपका इंटरव्यू लिया, और कंपनी कहती है भाई इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए तुम, आईक्यू तुम्हारा ठीक है, नॉलेज तुम्हें है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि सर हमारी कंपनी के अंदर सैप यूज होता है, सैप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, सपोज बहुत बड़ा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, क्या आपको सैप आता है? आप कहते हो मुझे सैप नहीं आता, मैंने टैली पे काम कर रखा और मैंने कुछ 1-2 ईआरपी सॉफ्टवेयर हो रहे हैं उन पे काम किया, मैंने सैप पे काम नहीं किया हुआ। कंपनी कहते कोई बात नहीं, आपका आईक्यू अच्छा, नॉलेज अच्छी है, आप सैप सीख जाओगे, हम आपको सैप की ट्रेनिंग देंगे 6 महीने की कंपनी की तरफ से। तो इन 6 महीने के दौरान जो ट्रेनिंग का खर्चा होगा किसका लगेगा? कंपनी का लगेगा। अच्छा खासा पैसा लगता है, मान के चलो सैप की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर आएगा, वो आपको सैप सिखाएगा, ठीक है। 5 लाख का खर्चा कंपनी का लग गया। कंपनी कहती है भाई बात सुनो, अब हमने सैप सिखा दिया तुम्हें और तुम्हारा पैकेज है 12 लाख सपोज, कल को तुम्हें दूसरी कंपनी का ऑफर आ गया कि तुम्हें सैप आता है, तुम कहते हो हाँ बिल्कुल अच्छे से आता है, 6 महीने की ट्रेनिंग करी है, कहते 20 लाख में मेरे पास आ जा, सिखाया हमने, तू चला गया वहां पर छोड़ के, ठीक है। तो भाई 3 साल तक तो हमारी कंपनी छोड़ नहीं सकता, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, क्योंकि हमने तेरी ट्रेनिंग पे पैसा क्या किया है, खर्च किया है। अगर तू 3 साल से पहले गया, अगर तू 3 साल से पहले गया तो फिर तेरे को ये ट्रेनिंग वाला पैसा देना पड़ेगा। हमारा 5 लाख रुपए लग गया तेरी ट्रेनिंग पे, तो ये ट्रेनिंग का खर्चा तुझे बियर करना पड़ेगा। आप कहते हो ठीक है, ओके कह दिया आपने, आपने 1 साल बाद ही छोड़ दिया ऑफिस, वो आपको फोन कर रहे भाई साहब वो 5 लाख रुपए दे के जाओ, आप फोन नहीं उठा रहे, बताओ क्या करेगी कंपनी? कंपनी केस कर सकती है ना तुम्हारे ऊपर, कंपनी केस कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। अब कंपनी केस करने में रह जाएगी, फिर तो ऐसे इंप्लॉय छोड़ के चले गए तो केस करने में रह जाएंगे। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रैक्टिस में रहती है, जो कंपनी इंप्लॉयज को ट्रेनिंग देती है। क्या सर एक ऐसा है, आपको हमारे पास
एक नॉन इंटरेस्ट बीरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। 5 लाख रुपए आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे कंपनी खाते में, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। कहता सर ये क्या है, 3 साल से पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते, और अगर आपने 3 साल से पहले जॉब छोड़ी, ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट खत्म। 3 साल बाद हम आपका जैसे 3 साल पूरे होंगे 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल देंगे, विद इंटरेस्ट वापस मिलेगा। इंटरेस्ट अगर दे रहा है फिर तो डिपॉजिट ही हो गया बिना इंटरेस्ट के। और ये डिपॉजिट जो है ये आपकी एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकता, जो आपकी एनुअल सैलरी है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये प्रोविजन है। कंपनी जो है वो कई बार शॉर्ट टर्म बोरिंग का जुगाड़ करती है 3 महीने के लोन के लिए। उसके लिए कंपनी क्या इश्यू करती है, कन्वर्टेबल नोट्स। ये शॉर्ट टर्म कमर्शियल बोरिंग का तरीका है, ये भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक है, आपने इनका नाम सुना है, निधि कंपनी वगैरह? निधि कंपनी का काम ही क्या है? हाँ, चिटफंड कंपनी का नाम सुना है, उनका भी ऐसा ही काम है। ये कंपनियों पे डिपॉजिट का चैप्टर अप्लाई नहीं होता क्योंकि इनका तो काम यही है। इसी तरह कुछ कंपनी होती है जो होती है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। इसी तरह म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा आपने, उन पे अप्लाई नहीं होता ये प्रोविजन। ये लोगों से पैसे लेते हैं और इस पैसे को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करके आगे इन्वेस्ट करते हैं। इनका बिजनेस है भाई, इनका ये काम नहीं है मैन्युफैक्चरिंग का काम है, हमने लोगों से डिपॉजिट ले लिया, लोन ले लिया, नहीं भाई, ये तो धंधा है हमारा। इसी तरह एक होता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, CIS, ये सेबी ड्राफ्ट करती है सारी की सारी ये स्कीमें। तो ये कंपनियां जो ये काम करती है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये कंपनियों पे डिपॉजिट के रूल अप्लाई नहीं होते। अभी तुमने कहा बैंक, NBFCs वगैरह, ये तो आ ही गया, स्टार्टिंग में आ गया था कि इन कंपनियों में डिपॉजिट चैप्टर के प्रोविजन ही अप्लाई नहीं होते। ठीक है ना, वो तो डिपॉजिट के प्रोविजन लगेंगे। ये हम क्या बता रहे हैं, कौन सी अमाउंट डिपॉजिट नहीं मानी जाएगी। पॉइंट सब में आ गया? देखे बुक में अब एक बार, 1-2 टिपिकल पॉइंट है वो भी अभी करवाऊंगा। देखो, अमाउंट नॉट टू बी कंसीडर्ड एट डिपॉजिट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट से अगर आपने पैसा ले रखा है तो वो कभी भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आता। लॉजिक मैंने आपको बता दिया, ये 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितने भी साल के लिए हो सकती है। गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या गवर्नमेंट ने क्या कर रखी हो, गारंटी दे रखी हो। ये लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है। लोकल अथॉरिटी किसके अंडर काम करती है, गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। ये कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी हो सकती है। जैसे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का कोई एग्जांपल, MSME बोर्ड का नाम सुना आपने, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज बोर्ड। MSME बोर्ड क्या करता है, जो MSME एंटरप्राइज होती है उनको लोन देता है। गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल रखी है, मुद्रा स्कीम। गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाल रखी है, मुद्रा स्कीम। तो मुद्रा स्कीम के अंदर आपको लोन मिलता है 8 से 10 लाख का, और आपको उसके ऊपर सिक्योरिटी भी नहीं देनी पड़ती। और ये कहां पर मिलेगा, MSME बोर्ड से मिलेगा। तो मुझे MSME बोर्ड, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ने बनाई है, ये इससे मुझे लोन मिला है, तो क्या ये डिपॉजिट की डेफिनेशन में आ जाएगा? डेफिनेशन पढ़ूं तो देखो, एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ लोन हो गया है तो, बट कहता नहीं, ये लोन है ना 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितने साल भी हो सकता है। बेसिकली सारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसकी लोकल बॉडी, उसकी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, बात तो गवर्नमेंट ही होगी। तो इनसे कोई लोन ले रखा है तो वो कभी भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आता। इसलिए मैंने रेड में हाईलाइट क्या किया, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। दूसरा देखो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन से कोई अमाउंट आई है। अब वो फॉरेन की गवर्नमेंट हो सकती है, फॉरेन का बैंक हो सकता है, फॉरेन की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, ठीक है, फॉरेन की क्रेडिट एजेंसी होती है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी, जो एक्सपोर्ट को क्या करती है, फाइनेंस करती है, ठीक है। फॉरेन कोलैबोरेटर हो सकता है, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, फॉरेन का सिटीजन हो सकता है, ठीक बात है, ओके। ध्यान रखना, जब भी फॉरेन से इंडिया में कोई इनकम आएगी तो वहां पर फेमा कंप्लाई करना कंपलसरी होता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ फेमा, ठीक है। फेमा के प्रोविजन के बिना आप पैसा ले ही नहीं सकते। तो देखो कौन कौन सी अमाउंट डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं आती, गवर्नमेंट, ठीक है, और फॉरेन से आया वो पैसा, ओके। आगे देखो, थर्ड, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एज लोन फैसिलिटी फ्रॉम, अमाउंट रिसीव्ड एज लोन किससे, फ्रॉम बैंकिंग कंपनी।
और एसबीआई। अब बताओ एसबीआई को क्यों लिख दिया अलग, एसबीआई एक्ट अलग है बेटा, ठीक है ना। नोटिफाइड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कोई भी बैंक हो, सिंपल सी बात है, सीधा लिख देते हैं बैंक यार, चाहे वो एसबीआई बैंक हो चाहे कोई भी बैंक हो, ये कोई भी न्यू बैंक भी हो सकता है। अब जब आपको पता है लगभग 5 साल पहले बैंक्स को मर्ज किया गया था, जैसे ओरिएंटल बैंक है, ओबीसी बैंक होता है ना, पहले था, अब वो किस में बैंक मर्ज हो गया, पीएनबी में मर्ज हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक कैनरा बैंक हुआ करता था, वो उसमें भी मर्ज हो गया सिंडिकेट बैंक वगैरह में, ऐसे क्लब हो गए बैंक कई, तो वो नए बैंक बन गए, ठीक है ना। और कोई कोऑपरेटिव बैंक या कोई कोऑपरेटिव बैंक, अरे सिंपल सी बात है, सबके लास्ट में क्या है, बैंक, कॉमन चीज क्या है, बैंक है। तो बैंक से कोई लोन लिया है तो वही लॉजिक वही है, 5 साल से ज्यादा भी हो सकता है, 3 साल से भी ज्यादा हो सकता है, तो काय का डिपॉजिट। अमाउंट रिसीव्ड एज लोन फ्रॉम पीएफआई, पीएफआई क्या होती है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, ठीक है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टेट के अंदर। इंश्योरेंस कंपनी भी लोन देती है, आपको पता है, हाँ, कोई भी शेड्यूल्ड बैंक। तो ले देके क्या आया, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अगर कोई अमाउंट आपको गवर्नमेंट से रिसीव्ड हो रही है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेनर, फॉरेन। अब ये फॉरेन में कौन हो सकता है, फॉरेन का बंदा हो सकता है, फॉरेन का बैंक हो सकता है, फॉरेन की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, फॉरेन की कंपनी हो सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पैसा कहां से आ रहा है, फॉरेन से आ रहा है, तो आन दो ना, उसके ऊपर डिपॉजिट के प्रोविजन क्यों लगा रहे हो तुम। बैंक लोन, आप किसी भी बैंक से लोन ले रहे हो, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। कमर्शियल पेपर हमने इश्यू किए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग करने का तरीका ये कमर्शियल पेपर, ठीक है। इंटर कॉर्पोरेट बोरोइंग्स, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से डिपॉजिट ले रखे हैं, तो वो इंटर कॉर्पोरेट के बोरोइंग के प्रोविजन में जाता है, सेक्शन 185 186 में गौन होते हैं ये। तो कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का तरीका है, और ये आरबीआई के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जाता है। इंटर कॉर्पोरेट बोरोइंग, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट या इंटर कॉर्पोरेट बोरोइंग, इसके प्रोविजन ये अलग होते हैं, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटी, यानी कि शेयर एप्लीकेशन मनी, सीधी सी बात है, शेयर एप्लीकेशन मनी, ओके। एज लॉन्ग एज द अमाउंट इज अप्रोप्रिएटेड ओनली अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू टू ऑन अलॉटमेंट टू द सिक्योरिटीज अप्लाइड फॉर, ठीक है। सर आपने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, 10 लाख के शेयर्स के लिए अप्लाई कर रखा है, तो कितना पैसा मैक्सिमम कंपनी के पास जमा करवाया होगा, 10 लाख। बट अगर आपने 15 जमा करवा रखे हैं तो 5 डिपॉजिट मान लिए जाएंगे। जितने के शेयर ले रखे हो उसी के तो ले सकते हो ना डिपॉजिट, सॉरी उतनी एप्लीकेशन मनी लोगे, उससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते। हाँ, एक्सप्लेनेशन देखो क्या लिखी हुई है, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये एमसीक्यू में आ सकती है। कैसे आएगी एमसीक्यू में, एप्लीकेशन मनी हमारे पास आई हुई है, ठीक बात है, वॉज रिसीव्ड, कैन नॉट बी अलॉटेड, और हमने उसको शेयर क्या नहीं करे, अलॉट नहीं किए, कितने दिन में, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। ये मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है जिसके अंदर पैसा वापस करना होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में जिस दिन कंपनी ने एप्लीकेशन मनी ले ली उसके 60 दिन के अंदर अंदर क्या करनी होती है, अलॉटमेंट करनी होती है। पब्लिक इश्यू के अंदर जिस दिन पहला प्रोस्पेक्टस इश्यू किया है उसके 30 डेज में मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होते ही आपको क्या करना पड़ेगा, अलॉटमेंट डिसीजन लेना पड़ेगा 1 हफ्ते में, एज पर सेबी रूल्स, ठीक है। कंपनी एक्ट का प्रोविजन अलग चलता है, चलो जो भी है। तो आपको पैसा क्या करना पड़ता है, रिफंड करना होता है, ठीक है। आपने रिफंड नहीं किया, नॉट रिफंडेड एप्लीकेशन मनी कितने दिन में, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 60 डेज। 60 दिन पूरे हो गए, अगले 15 दिन में पैसे वापस करने चाहिए, सर हमने तो नहीं किए। सच अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट, तो उसे क्या मान लिया जाएगा, डिपॉजिट मान लिया जाएगा। तो ये क्या करे, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी नॉट रिफंडेड, नॉट रिफंडेड, ठीक है, इवन आफ्टर नॉन अलॉटमेंट। सर उसके नाम पे कोई अलॉटमेंट नहीं हुई तो भी पैसे वापस क्यों नहीं करें,
विद इन 15 डेज, 15 दिन में। 15 दिन कहां से? फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। तो इसे क्या मान लिया जाएगा? अब इसे डिपॉजिट मान लिया जाएगा। 15 दिन के बाद मानेंगे? हाँ, 15 दिन के बाद। 15 दिन तक तो राइट है कंपनी का, अच्छा, रिफंड करेंगे? बिल्कुल। तो 75 दिन तक का इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। प्राइवेट प्लेसमेंट में लगता है, पब्लिक इश्यू में नहीं लगेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट में इंटरेस्ट कब से लगता है? 16वें दिन से, तो डिपॉजिट सॉरी पब्लिक इश्यू में। और प्राइवेट प्लेसमेंट में कब से लगेगा? 15 दिन अगर एक्सपायर हो गए ना तो पहले दिन से लगेगा इंटरेस्ट। मैं वो नहीं कह रहा, डिपॉजिट पे तो इंटरेस्ट मिलता है अपने को, हाँ, तो ये 75 दिन का इंटरेस्ट गया। तो डिपॉजिट फाइन इंटरेस्ट नहीं था ना, डिपॉजिट तो बाद में हुआ। आपने डिपॉजिट के नाम से पैसा ही नहीं दे रखा, डिपॉजिट का उसका आपने तो एप्लीकेशन मनी का पैसा दे रखा है। ठीक बात है ना? एनी एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट फॉर एनी पर्पज शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ रिफंड। सर हमें एक्चुअली है ना उससे पैसा लेना था, हमने उसमें एडजस्ट कर लिया, तो क्या ये रिफंड माना जाएगा? नहीं, ये रिफंड नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप उसने प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अप्लाई कर रखा था और इक्विटी के लिए भी अप्लाई कर रखा था, तो इक्विटी शेयर उसके नाम पे लॉट नहीं हुए, प्रेफरेंस शेयर लॉट हो गए। हम चाहते हैं इक्विटी शेयर का पैसा उसमें एडजस्ट कर दे, नहीं कर सकते, और अगर करोगे तो वो रिफंड नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखना, ये पैसा उसके बैंक अकाउंट में जाएगा और वो पैसा वहां से यूज करना है उसका। ठीक बात है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन हु एट द टाइम ऑफ रिसीट वॉज डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर है कंपनी का, या और रिलेटिव है डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी। ये थोड़ा ध्यान रखना, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी नहीं। तो क्या एक डायरेक्टर जो है वो कंपनी को पैसा दे सकता है उधार? बिल्कुल दे सकता है। कंपनी को पैसे की जरूरत है, डायरेक्ट ने पैसा उधार दे दिया, तो ये उधार भी 5 साल 7 साल 10 साल के लिए हो सकता है, तो ये डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। बट एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी एज द केस में बी फ्रॉम हुम मनी इज रिसीव्ड, उसको फर्निश करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा कंपनी के पास एक डिक्लेरेशन कि ये जो पैसा है ये मेरा खुद का पैसा है, ये पैसा मैंने किसी से उधार नहीं लिया हुआ। क्या हुआ? डायरेक्टर ऑफ कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर ने अगर कंपनी को पैसा उधार दे रखा है तो कभी भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आता। डायरेक्टर और रिलेटिव इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अगर पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर का रिलेटिव कंपनी को पैसा दे रहा है तो वो डिपॉजिट है। प्राइवेट कंपनी के अंदर डायरेक्टर का रिलेटिव अगर कंपनी को पैसा दे रहा है, ठीक है, और इन्होंने एक डिक्लेरेशन दे रखी है, इन्होंने एक डिक्लेरेशन दे रखी है, डिक्लेरेशन ऑफ ओन मनी, इसे हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन ऑफ ओन मनी। ये पैसा मेरा खुद का पैसा है, ये मैंने किसी से बोरो नहीं किया हुआ। जैसे जब इसने पर्सनल लोन ले लिया, पर्सनल लोन लेने के बाद उसमें लगा दिया, हाँ, तो डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। पर्सनल लोन में तो घर पे लगा सकते। इसका मतलब ये है कि कल को मान लो मैंने आपको उधार दिया, आपने किसी कंपनी में पैसा लगा दिया और कल को आपने मेरा पैसा नहीं चुकाया, तो कंपनी से पैसा क्लेम करने मैं पहुंच गया, तो भाई इसने मुझसे लिए थे पैसे, मेरे को दो, तो कंपनी कहती है नहीं भैया हमारे पास क्या डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ ओन मनी। ये बेटा अगर मैं कंपनी में नॉर्मल डिपॉजिट भी करूंगा ना तो भी देनी पड़ती है। जो डिपॉजिट भरते के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना उसमें लिखा होता है ये जो पैसा है मेरा खुद का पैसा है, किसी और से लिया हुआ पैसा नहीं है। इसका मतलब कंपनी ये पैसा सिर्फ किसको चुकाएगी? आपको चुकाएगी। ठीक है, कोई और आएगा तो उसको नहीं चुकाएंगे। हाँ, डेथ हो गई तो बात अलग है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एनी अमाउंट रेज बाय इश्यू बॉन्ड और डिबेंचर। डिबेंचर अगर इश्यू करोगे तो डिबेंचर के तो सेक्शन 71 लगता है, डिपॉजिट में कहां से आ गया? ठीक है, ओके, प्रोवाइडेड दैट इफ सच डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, यहां पर मैं लिख देता हूं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कभी भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आते, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सर डिबेंचर है और सिक्योर्ड है, बहुत अच्छी बात है। द अमाउंट ऑफ सच बॉन्ड और डिबेंचर शैल नॉट एक्सीड द मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट्स। क्या मतलब हुआ? आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर
अगर एक्सीड कर जाती है मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, तो ये प्रॉपरली सिक्योर्ड कहां हुआ भाई? समझ में आया? अगर डिबेंचर की अमाउंट 100 करोड़ है और मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है वो कितनी है, 80 करोड़ है, तो प्रॉपरली सिक्योर्ड का हुआ। सिक्योर्ड तो सिर्फ 80 करोड़ है, तो 20 करोड़ कैसे ट्रीट होगा? हाँ, ये मार्केट वैल्यू कौन असेस करेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ठीक है, तो जो अनसिक्योर्ड पोर्शन जो है, अनसिक्योर्ड पोर्शन जो है उसे डिपॉजिट मान लिया जाएगा बेटा। ठीक है, एनी अमाउंट रेज्ड बाय इश्यू ऑफ एनसीडी, ठीक है, चाहे डिबेंचर कोई भी हो, नॉन कन्वर्टेबल हो चाहे कन्वर्टेबल हो, वो इसमें फॉल ही नहीं करेंगे। आगे आओ। 10th, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंप्लॉई, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंप्लॉई नॉट एक्सीडिंग एनुअल सैलरी। अच्छा, मान लीजिए मैंने इंप्लॉई से 2 साल की सैलरी का वो ले लिया सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो 1 साल की अमाउंट क्या मान ली जाएगी? 1 साल की अमाउंट डिपॉजिट मान ली जाएगी। मैक्सिमम 1 साल तक का ही क्या कर सकते हो, डिपॉजिट ले सकते हो। आपने वो 5 लाख वाला दिया था एकदम। हाँ, तो वो 1 साल तक की सैलरी होनी चाहिए। नोट्स में भी तो लिखवाया है मैंने, कहा उसकी सैलरी कितनी है, 10 लाख 12 लाख, और हम तो कितना डिपॉजिट ले रहे हैं, 5 लाख ही ले रहे हैं भाई। वो 3 साल का था ना, ये 3 तो 3 साल का है ना बॉन्ड, छोड़ के जाएगा तो फिर वो 5 लाख जब्त हो गए उसके। अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी इन द नेचर ऑफ नॉन इंटरेस्ट बीरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। तो ये क्या हुआ, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एम्प्लॉय, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स फ्रॉम एम्प्लॉयज। ध्यान रखने वाली बात है, डिपॉजिट जो है एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नॉन इंटरेस्ट बीरिंग होना चाहिए, इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कुछ भी। क्लियर? आगे आओ। सेम ऐसे ही, ये पैसा मेरा नहीं है जी, किसी और का पड़ा है एज ट्रस्टी, ये मेरा नहीं है, किसी और का पैसा है, एज ट्रस्टी मैंने होल्ड कर रखा है। ठीक बात है सर, जब पैसा आपका है ही नहीं तो उसको यूज ही नहीं कर सकते, और जब यूज ही नहीं कर सकते फिर उसको डिपॉजिट के प्रोविजन में क्यों डाल रहे? मैं किस बात का ब्याज दूं भाई? इसमें लिख भी रखा नॉन इंटरेस्ट बीरिंग। ठीक बात है। एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, हाँ ये आ गया ना, ये मैंने कहा था ना बड़ा लंबा चौड़ा है, मैंने तो नोट्स में छोटा लिखवाया आपको। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, मेरा बिजनेस है और बिजनेस में मुझे क्या मिला है, एडवांस मिला है। ठीक है, एडवांस किस लिए? फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, ध्यान रखना, प्रोवाइडेड दैट सच एडवांस इज एप्रोप्रिएटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएटेड? एडजस्टेड अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स। जब मैं उसको गुड सप्लाई करूंगा तो ये पैसा उसमें क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 365 डेज, यानी कि 1 ईयर ही लिख देते यार। ठीक बात है ना? ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। हाउएवर इन केस ऑफ एडवांस विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गई बेटा। एडवांस सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, इसके ऊपर ये वाली एक्सेप्शन लग जाएगी। 1 साल में एडजस्ट हो जाना चाहिए पैसा, 1 साल में एडजस्ट नहीं हो रहा है, डिपॉजिट मान लेंगे। कहते सर लीगल प्रोसीडिंग क्या है? ठीक है, तो द सैड लिमिट ऑफ 365 डेज शैल नॉट अप्लाई। कोई दिक्कत इसमें? तो ये क्या लिखा हुआ है, कस्टमर्स एडवांस। कस्टमर से हमने क्या ले रखा है, एडवांस ले रखा है। टू बी एडजस्टेड, टू बी एडजस्टेड विद इन 1 ईयर। ओके सर, मेरी कंपनी ने एडवांस ले रखा है, हाँ, एज एडवांस। ठीक है, इन एनी मैनर व्हाटसोएवर रिसीव्ड इन कनेक्शन विद कंसिडरेशन फॉर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर एन एग्रीमेंट। सर हमारी कंपनी ने के पास 4 बिल्डिंग थी, ओके, हमने एक बिल्डिंग बेचने की बात कर ली। ठीक है, सामने वाला बंदा मुझे बयाना दे गया और कहता बाकी पैसा मैं 6 महीने के अंदर दे दूंगा। बयाना कॉन्सेप्ट समझते हो ना? तो बताओ क्या ये सेल ऑफ गुड्स के अंदर आएगा? ये सेल ऑफ गुड में थोड़ी है।
ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा हूं भाई, उसमें बयाना आया है, सही बात है ना, वो दे देगा पैसा बाद में मेरे का, जब बाकी 6 महीने बाद आएगा तो बाकी पैसे में एडजस्ट हो जाएगा उसका, सही बात है ना। प्रोवाइडेड दैट सच एडवांस इज एडजस्टेड अगेंस्ट सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। जैसे एग्रीमेंट में लिखा हुआ 6 महीने बाद आ जाऊंगा पेमेंट करने के लिए, तो 6 महीने में एडजस्ट हो जाना चाहिए। सर 1 साल का एग्रीमेंट है कि 1 साल में पेमेंट दे दूंगा, 1 साल में आ जाएगा। सर वो कह 3 साल में पैसे दूंगा, 3 साल में एडजस्ट कर लेना। मान लो बिल्डिंग के अमाउंट ज्यादा है तो हो सकता है 3 साल में पेमेंट होती हो, एक्ट में तो नहीं लिख रखा ना कि 1 साल में बिल्डिंग की पेमेंट हो जानी चाहिए, तो वो तो आपस में आपका एग्रीमेंट है, ठीक बात है सर। थर्ड, ये किसका था, एडवांस फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिख देता हूं बयाना, याद रह जाएगा, बयाना ले रखा है। तो बयाना किसके लिए होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, सेल के लिए नहीं होता, सही बात है। अब आते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने किस लिए ले रखा, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। उल्टा हो गया, एक कस्टमर है उसने मुझे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, आप है ना एक टायर कंपनी हो, अपोलो टायर्स, मारुति कंपनी वाले कहते हैं देखो ऐसा जी, हम अभी तक जो टायर खरीद रहे थे एमआरएफ से। अच्छा, मारुति वाले टायर कम खरीदते होंगे, बहुत ज्यादा खरीदते होंगे, बहुत ज्यादा, कितनी कारें बिकती हैं। अपोलो वाले कहते हैं हमारी तो लॉटरी लग गई जी, हमारे तो अब देखना शेयर कितने चढ़ जाएंगे, अगर आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपके ही टायर खरीदेंगे, एमआरएफ को छोड़ो, तो सर हमारी तो लॉटरी लग गई। हाँ सर, हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं। मारुति वाले कहते हैं हमारे साथ तो दुनिया तैयार है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सीएट वाले भी मरे जा रहे हैं, अपोलो वाले भी तुम मरे जा रहे हो, मिशलिन वाले भी मरे जा रहे हैं, बट हमें एक पार्टनर ऐसा चाहिए जो सही हो। कहता मतलब टायर दे देगा ना टाइम पे, क्योंकि तेरी फैक्ट्री इतनी बड़ी नहीं है जितनी एमआरएफ वालों की है। कहता आप टेंशन ना लो जी, आपको माल मिलेगा बिल्कुल टाइम पे। कहता देख ले, कहीं मैं कस्टमर से गाड़ी का ऑर्डर लेके बैठा हूं और तेरे टायर ही ना आए हो, तो मैं गाड़ी डिलीवर कैसे करूंगा, टायर अलग से लेने पड़ेंगे। पॉइंट है ना। तो यहां पर कौन डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, बायर डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। तो बायर कहता है ठीक है फिर एक काम कर, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे और एक डिपॉजिट रख के दे मेरे को, कि अगर तूने मेरा माल टाइम पे नहीं दिया तो ये पैसे जाएंगे तेरे। फिर उल्टा हो गया, नॉर्मली हम किससे पैसा रखवाते हैं, कस्टमर से, यहां पर मैंने किससे रखवा लिया, सप्लायर से रखवा लिया कि रख के जा पैसे, तूने टाइम पे पैसा अगर टायर नहीं सप्लाई किया ना, ये पैसा तेरा गया, ये ले, उल्टा हो गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तुम मुझे साल में इतने टायर सप्लाई कर दोगे, कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दोगे, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन, यानी कि ये किससे एडवांस ले रखा है, एडवांस ले रखा है सप्लायर से, फ्रॉम सॉरी एडवांस नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम सप्लायर, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से ही पैसा ले लिया, बताओ यार, नहीं तो नॉर्मली सप्लायर को पैसा देना पड़ता है एडवांस, ठीक बात है ना। अमाउंट रिसीव्ड अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एक्सेप्ट दोज कवर्ड इन बी। सर बी में कौन सी थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और उसके सप्लाई के लिए एडवांस रिसीव किया है तो वो भी, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल सर कैपिटल गुड्स नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, मशीन है, ठीक है, मशीन है, वो मशीन बनने में सप्लाई होने में 3 साल लग जाएंगे, तो उसका हमने क्या दे रखा है, एडवांस दे रखा है, तो ठीक बात है। एडवांस टुवर्ड कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूचर सर्विस इन द फॉर्म ऑफ वारंटी और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। कितने बच्चों ने एएमसी का नाम सुना हुआ है, एएमसी का नाम सुना है, नहीं सुना। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुना है, नहीं सुना। आपकी कंपनी में ना 200 लैपटॉप है, आपके 200 एम्प्लॉय है, सब लैपटॉप पे काम करते हैं, 200 लैपटॉप है। अच्छा लैपटॉप में प्रॉब्लम आ सकती है ना, कभी विंडो उड़ गई, कभी वायरस आ गया, कभी कोई और बग आ गया, तो आप क्या करोगे, ठीक करवाएंगे, मार्केट में जाएंगे, ठीक है, लैपटॉप ठीक करवा के लेके आएंगे। ठीक करवाने में टाइम लगेगा, तब तक काम खराब। अच्छा ठीक करवाओगे तो कितने पैसे लेगा वो, जैसे मान लो आपसे एक लैपटॉप ठीक करवाने के कभी 500 रुपये ले लिए, कभी 1000 रुपये ले लिए, कभी 2000 रुपये ले लिए, ऐसे भी होगा, ठीक है। आपकी कंपनी है वो, आप आराम से अपने ऑफिस में बैठे हो, मैं आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, मैं सर मैं एक कंपनी हूँ, जैसे कोई भी नाम लेते हैं, लैपटॉप केयर, मैं लैपटॉप केयर लिमिटेड कंपनी से आया हूँ।
कंपनी कहती है बताइए सर आपके पास 200 कंप्यूटर है, 200 लैपटॉप है। कहता हाँ, पूरे साल में इन 200 लैपटॉप में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ गई हम ठीक करके देंगे, ठीक है। उक्का मुक्की पैसे दे दो, उक्का मुक्की मतलब लमसम पैसे दे दो, 5 लाख रुपए। 200 लैपटॉप के 5 लाख, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 5 लाख नहीं, चलो 1 लाख ले लिया। अब पूरे साल में कभी भी लैपटॉप खराब हो गया, 1 बार खराब हो, 2 बार खराब हो, 5 बार खराब हो, हमारा बंदा आएगा आपके ऑफिस में ठीक करके जाएगा, आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड AMC, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये लैपटॉप का एग्जांपल, ये मशीन के भी होते हैं। कंपनी कहती है बहुत बढ़िया यार, मेरे तो बढ़िया काम हो गया यार, ये पकड़ लाख रुपए। तो मेरी कंपनी लैपटॉप केयर ने 1 लाख रुपए एडवांस ले लिए, किस लिए? फ्यूचर में मैं तुम्हें क्या प्रोवाइड करूंगा? सर्विस प्रोवाइड करूंगा। तो अभी आपने क्या कहा? एनी रिसीट ऑफ मनी बाय कंपनी इन एनी मैनर, तो ये तो डिपॉजिट हो गया। कहता डिपॉजिट नहीं है सर, फ्यूचर में सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। एक तो माल देना ही देना है, वो तो ए पॉइंट में आ गया। एक ये कि खराब हो गया तो सर्विस देनी पड़ेगी, नहीं तो 1 लाख रुपए हमारे वापस नहीं करने। तो क्या ये डिपॉजिट है? ये डिपॉजिट नहीं है, लाइक काइंड ऑफ इंश्योरेंस, काइंड ऑफ इंश्योरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, AMC। क्लियर है? गाड़ियों में भी होता है, ये 5-5 साल का होता है। वारंटी नहीं लेते, एक्सटेंडेड वारंटी। आपने गाड़ी ले ली, कहते जी 1 साल की तो फुल गारंटी है, कोई भी पार्ट खराब हो गया, कुछ भी खराब हो गया, कंपनी ठीक करके देगी, नहीं तो रिपेयर करके, वो सॉरी चेंज करके देगी। फिर उसमें कहते कि एक्सटेंडेड वारंटी ले लो जी 3 साल की। कहते इसमें क्या है? 50,000 रुपये दे दो, और यही वारंटी कितनी हो जाएगी? 3 साल की हो जाएगी। 3 साल में अगर कोई भी पार्ट खराब हो गया, शॉकर खराब हो गया, इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो वो सारा कंपनी चेंज करके देगी। उसमें कंज्यूमेबल पार्ट नहीं होते, टायर वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है, मोबिल ऑयल वगैरह ये नहीं आते। तो जो नॉन कंज्यूमेबल पार्ट होते हैं ना, जैसे शॉकर वगैरह जो होते हैं, ये सब चीजें उसमें कवर हो जाती है, इंजन वगैरह। तो आपने उसको कहा पकड़ यार 50,000 रुपये, बढ़िया यार, 3 साल में एक बार भी गाड़ी खराब होगी, गाड़ी के पार्ट तो महंगे आते हैं। अब वो गाड़ी आपकी 3 साल में 1 बार खराब हो, 2 बार खराब हो, 10 बार खराब हो, आपसे कंपनी 1 रुपया नहीं लेगी, 50,000 रुपये ले लिए। तो आपने एडवांस पैसे कितने दे दिए कंपनी को? तो एडवांस दे दिया तो कंपनी के लिए वो डिपॉजिट हो गया? नहीं हुआ। ये फ्यूचर में हमें सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। समझ में आ गया? हाँ। एडवांस रिसीव्ड और एज अलाउड बाय सेक्टोरल रेगुलेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्टोरल रेगुलेटर? जैसे RBI है, ये कौन से सेक्टर को संभालती है? बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंशियल सेक्टर को, ठीक है। और इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अभी जैसे GST के बेस पे लोन अलाउड हुआ है, तो हमें पता है क्या? अगर आपकी कंपनी GST पे करती है तो GST के बेस पे भी आपको लोन मिलता है। तो ये लोन कौन दे रहा है आपको? GST डिपार्टमेंट वाले दिलवा रहे हैं बॉस, सेक्टोरल रेगुलेटर, तो वो आपको लोन दे रहे हैं जी। एज एडवांस फॉर सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन। सर मेरा काम तो प्रिंट मीडिया का है जी, मैगजीन वगैरह छापते हैं, तो उसमें प्रिंट करने के लिए हम लोगों से क्या करते हैं? अब जैसे तुम्हें अखबार में कोई एडवर्टीजमेंट देनी है, तो पैसा कब दोगे? अखबार में छपने के बाद दोगे ना, या पहले जमा करवाना होता है? पहले जमा करवाना होता है, ठीक है। तो हमने तो उसके लिए है जी, ठीक है। उसके बाद में ये वाला पॉइंट, एक कंपनी है, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ये समझाने वाला इंपॉर्टेंट अगला है। एक कंपनी है, वो बैंक से लोन लेने जाती है कि सर हमारा एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है हमारा, सारा कुछ समझा दिया बैंक को प्रोजेक्ट के बारे में। कंपनी कह रही प्रोजेक्ट तो अच्छा है, सॉरी बैंक कह रहा है प्रोजेक्ट तो अच्छा है, कितना पैसा चाहिए लोन के लिए? हम कहते हैं हमें लोन के लिए चाहिए 50 करोड़ रुपए। कहता है कमाल ही होगी यार, पेड अप कैपिटल तुम्हारी 10 करोड़, प्रोजेक्ट के लिए चाहिए 50 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट पैसा तो मेरा लगाना चाहता है, यानी 40 करोड़ मैं फाइनेंस कर दूं। मतलब एक तरीके से पैसा किसका है? सारा ही पैसा किसका लग गया? बैंक का। और बैंक को तो इंटरेस्ट देगा, और जो प्रॉफिट आएगा सारा तू खा जाएगा। और रिस्क भी किसका? बैंक का, क्योंकि अगर तूने कल को पैसा नहीं चुकाया तो मेरे को कितना पैसा रिकवर होएगा? तेरी कंपनी में तुम्हारे कितने पैसे लगे हुए हैं? 10 करोड़। तो 10 करोड़ की एसेट है, उसको बेच के मैक्सिमम कितना मिलेगा? 10 करोड़। और लोन तो कितना मांग रहा है भैया? नहीं मिलेगा लोन। प्रमोटर कहता है कि सर मेरी पर्सनल गारंटी है, प्रमोटर कहता है मेरी पर्सनल गारंटी है, चल जाता है इस केस में। तो हम कहते हैं ठीक है, फिर एक काम करो, जब तक आपकी कंपनी में हमारा लोन रहेगा तब तक आपको 40 करोड़ रुपए क्या करने हैं? कंपनी के अंदर रखने हैं गारंटी के तौर पे, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है, बिल्कुल एक गारंटी, मार्जिन मनी कहते हैं जिसको। हाँ प्रमोटर रखेगा,
जिस दिन हम आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और आप हमारा लोन चुका दोगे, आप अपना पैसा निकाल लेना। और जिस दिन में हमारा पैसा नहीं चुकाओगे, प्रमोटर का पैसा हम ले जाएंगे उठा के। इसे मार्जिन मनी बोलते हैं। अगर देखो सिंपल सी बात है, आप कहते हो सर अभी इंडिया वो T20 वर्ल्ड कप आएगा ना, इसमें पाकिस्तान जीतेगी, मैं इंडिया जीतेगी। आप कहते हो सर शर्त लगा लो 50,000 रुपए की, ठीक है। मैं कहता हूं 50,000 की औकात है तेरी, आपने उसी टाइम 50,000 रुपए निकाले और आपने रख दिए। आप कहते हो सर आप रख दो 50,000। ये क्या हो गया? मार्जिन मनी एक तरीके से, कि जो पीछे पीछे नहीं हटना चाहिए सर, दिखाओ 50,000 रुपए दिखाओ पहले। तो सेम ऐसे ही प्रमोटर जो है ना, प्रमोटर जो कंपनी का है, वो कंपनी को क्या दे रहा है? अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है। क्यों दे रहा है? ऑफ द इन परस्यूएंस ऑफ स्टिपुलेशन ऑफ एनी लैंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक। क्योंकि बैंक ने स्टिपुलेशन लगा दी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परस्यूएंस? फॉलो, कंप्लाई करना। और स्टिपुलेशन का मतलब क्या है? कंडीशन, ठीक है, ओके। सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन है? सबसे पहले ये जो लोन है, ये क्यों दिया है प्रमोटर ने बैंक को, सॉरी कंपनी को? बिकॉज ऑफ स्टिपुलेशन इंपोज्ड बाय बैंक, ठीक है, ओके। ये जो लोन है ये क्या होगा? कौन प्रोवाइड कर सकता है? प्रमोटर या उसका रिलेटिव, या दोनों। और ये एग्जम्पशन कब तक रहेगी? टिल द लोन इज रीपेड, नॉट देयर आफ्टर। जैसे ही कंपनी ने बैंक का लोन चुकाया, प्रमोटर का अमाउंट फ्री होगा, प्रमोटर अपना पैसा विड्रॉ कर लेगा। अगर प्रमोटर ने अब भी पैसा रख रखा है तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो डिपॉजिट हो जाएगा। निधि कंपनी पे ये प्रोविजन अप्लाई, ये डिपॉजिट नहीं माने जाते। चिटफंड कंपनी कोई भी पैसा मेंबर से एक्सेप्ट करती है तो वो अप्लाई, इसमें नहीं माना जाता। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो सेबी ने ड्राफ्ट कर रखी है, ये इसमें अगर आप कोई पैसा रिसीव करते हो तो ये कभी भी डिपॉजिट नहीं माना जाता। अगर कोई भी कंपनी, यहां पर आ जाएगा एक बार, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम, म्यूचुअल फंड स्कीम, ये भी सेबी से रजिस्टर्ड है। ये अगर कोई कंपनी पैसा कस्टमर से रिसीव करती है तो ये भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आता। ये है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका एक एग्जांपल भी दे रखा है ना, ये लो, ये वाला एग्जांपल। अगर मैं एक स्टार्टअप कंपनी हूं, मैं एक स्टार्टअप कंपनी हूं, पहली कंडीशन क्या है? एक स्टार्टअप कंपनी हूं। दूसरी कंडीशन क्या है? कन्वर्टेबल नोट। कन्वर्टेबल नोट क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग करने का तरीका होता है बेटा। जैसे कमर्शियल पेपर होते हैं, कमर्शियल नोट होते हैं ना, वो, ठीक है। कन्वर्टेबल का मतलब क्या हुआ? बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन। मैं एक स्टार्टअप कंपनी हूं, प्लस मैंने पैसा कैसे अरेंज किया है? कन्वर्टेबल नोट से। तो डेफिनेशन क्या करती है? एनी रिसीट ऑफ मनी बाय कंपनी बाय वे ऑफ लोन, वो क्या हो जाएगा? डिपॉजिट। तो ये यहां तक 1 और 2 पढ़ूं तो क्या है? डिपॉजिट है। आगे देखो, अमाउंट कितनी है? मैक्सिमम 25 लाख, सॉरी अमाउंट मिनिमम 25 लाख और मोर, ये तीसरी कंडीशन। और ये सिंगल ट्रांच में होनी चाहिए। सिंगल ट्रांच मतलब सिंगल ट्रांजेक्शन में, एक बार में मैंने कन्वर्टेबल नोट इश्यू करके एक बार में 25 लाख या उससे ज्यादा के पैसे उठाए हैं। और मैं एक स्टार्टअप कंपनी हूं तो 5 साल फ्रॉम, ठीक है। कन्वर्टेबल कितने होने चाहिए? कन्वर्टेबल पीरियड कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 5 साल, नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये कंडीशन है जी, ये 5वीं कंडीशन है। तो क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहले मैं एक स्टार्टअप कंपनी हूं, नंबर 2 मैंने कन्वर्टेबल नोट इश्यू किए हैं, और इसके साथ ही 5th कंडीशन यही लिख देता हूं, जो कन्वर्ट होंगे, कन्वर्जन पीरियड कितने साल बाद है? कन्वर्जन पीरियड मैक्सिमम 5 ईयर, मैक्स 5 ईयर्स। अमाउंट कितनी है? 25 लाख और मोर। और 4th कंडीशन क्या है? सिंगल ट्रांच मतलब सिंगल ट्रांजेक्शन। ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो ये जो अमाउंट है कन्वर्टेबल नोट वाली, ये डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। ये वाला एग्जांपल पढ़ो, अभी पढ़ो। स्टार्टअप कंपनी क्या होती है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट कंपनी ही होती है, ठीक है। कन्वर्टेबल नोट का मतलब क्या है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। अभी एग्जाम में आ गया था एज इट इज क्वेश्चन। अब जिस बच्चे ने प्रोविजन पढ़ रखा तो उसको तो याद आ गया, क्लिक कर गया, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको समझ में क्वेश्चन कहां से आ गया, ठीक है।
कंपनी है विच इज रजिस्टर्ड एज स्टार्टअप कंपनी, ठीक है, हैज रिसीव्ड अमाउंट ऑफ 20 लाख एंड 10 लाख ऑन डिफरेंट डेट। तो सिंगल ट्रांच में हुई है, अलग अलग ट्रांच, अलग अलग ट्रांच, सिंगल ट्रांच में होनी चाहिए ना। और अमाउंट कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 लाख और मोर। 25 लाख तो किसी में भी नहीं हुई। अगर मान लो पहली ट्रांजेक्शन में ये 30 लाख लेता और दूसरी ट्रांजेक्शन में 10 लाख लेता, तो पहली ट्रांजेक्शन किस में आ जाती, डिपॉजिट या फिर से बाहर हो जाती, सेकंड डिपॉजिट में काउंट हो जाती। अभी दोनों आ गई, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन के अंदर अमाउंट 25 लाख है, 25 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट, अब कन्वर्टेबल नोट है, ये दूसरी कंडीशन थी। दो द कंपनी हैज रिसीव्ड अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज और मोर, द सेड अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट सिंस द एग्रीगेट अमाउंट हैज नॉट रिसीव्ड इन सिंगल ट्रांच। अगर सिंगल ट्रांच में लेते और अमाउंट 25 लाख है, 25 लाख से ज्यादा होती, तो ये डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आती। अब ये डिपॉजिट की डेफिनेशन में आएगी। जैसे इसमें ईयर नहीं बता रहा 5 साल का, तो वो डीम्ड करने के बिल्कुल बिल्कुल डीम करके चल रहे हैं। कन्वर्टेबल नोट नॉर्मली है ना 5 साल से ज्यादा होता भी नहीं बेटा, ठीक है। अब देखो क्या एग्जांपल में उसने पूछा कि कन्वर्टेबल नोट क्या होता है, स्टार्टअप कंपनी क्या होती है, ये थोड़ी पूछेंगे आप, ठीक है ना। स्टार्टअप कंपनी हमेशा ही प्राइवेट कंपनी होगी, यहां पर ये बस लिखना है तो लिख लो। ये भी हो गया, लो जी चैप्टर पूरा।